भिन्नों के जोड़ बाकी हमने कर लिए थे, किन भिन्नों के? जिनके हर समान हो। अब हम किन भिन्नों की बात करेंगे? ठीक है, जिनके हर क्या हो? असमान हो। जैसे आपने लिखा a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। हर असमान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब इनको हम कैसे करेंगे? जैसे आपने लिखा 2/5 प्लस 3/7। क्या करें साहब, हम इसमें एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, है ना? 7 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 35 आ गया। 5 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 दूना 7 पंजे 35, 5 दिया, कितना आया? ठीक है, ऐसे ही करते थे। सही है हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 7 का गुणा 2 से करो 14, 5 का गुणा 3 से कितना, और 7 का गुणा 5 से कितना कर सकते हो? कोई इश्यूज है इसमें? तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 29/35 आपका आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? a इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी आप करेंगे। क्लियर है भाई? कोई डाउट थोड़ी है इसमें। अब सुनो आगे की बात। अगर ये भिन्न आपकी ऐसे आ जाती, a से ही b बटे सी प्लस डी से ही ई बटे सी, तब क्या करते? एफ। ठीक है, तब क्या करते? तब हम यही करते कि साहब इसको लिखते a प्लस बी बटे सी प्लस डी प्लस ई बटे एफ, ऐसे ही लिखते। a प्लस बी का योग हम अलग कर लेते, बच क्या गया हमारे पास? b अपॉन सी प्लस ई अपॉन एफ। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर लेते? a प्लस डी प्लस बी एफ प्लस सी ई अपॉन सी एफ। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं, 12 से ही 3/4 प्लस 10 से ही 2/3। क्या करेंगे? 12 और 10 को तो एक साथ ऐड कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 22। 3 तिया 9 प्लस 4 4 दूना 8 प्लस 4 तिया 12, यही होगा। अब हमको क्या करना है? 22 से ही कितना बच गया? ये 9 और 8 17/12। ऐसे लिख नहीं सकते हम इसको, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 22 प्लस 1 प्लस 12 एकम 12 और 5, तो ये कितना आएगा? 23 सही 5/12 आपका आएगा। समझ में आ गई बात कैसे करना है? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो। हाँ जी, क्या वाला? यहां से ये भाई 17/12 का मतलब क्या है? कि 12 का भाग 17 में दो, यही मतलब है ना? देखो इधर ध्यान से, 12 का भाग दिया 17 में, 12 एकम 12, बच कितने गए? तो एक सही 5/12 लिख सकते हैं इसको। तो मैंने वही तो लिखा है, एक सही 5/12। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। आज गर्मी तेज है ना? लिख लिया? आज जनसंख्या कम कैसे लग रही है तुम्हारी? कम लग रही है कुछ, है ना? कहाँ गई जनसंख्या? शादियों में? हाँ,
तो देखो सर, कुछ भी हो जाए गुलाब जामुन नहीं छोड़ सकते हम, है ना। वो जरूरी है, देखो सर, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो, गुणा करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। जैसे आपकी भिन्न आ गई ए बटे बी गुणा सी बटे डी, तो ए बी अपॉन वो ए सी अपॉन बी डी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। भाग में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है ना, कई बारी। जैसे आपने एक भिन्न लिखी कि ए बटे बी का भाग दो सी बटे डी में। क्लियर है। ये भिन्न आपने लिख दी। इसको लिखने का मतलब क्या है कि ए बटे बी डिवाइडेड बाई सी बटे डी। यस और नो। फिर आप कहते हो कि सर ए बटे बी को तो ऐसे कैसे लिख दो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो और नीचे वाली भिन्न को पलट दो। यही तो करते हो। तो आप कर क्या रहे हो, ए गुणा डी अपॉन बी गुणा सी। या फिर कई लोग ऐसे कर देते हैं, है ना। बात वही है, कैसे भी कर लो। ऐसे भी मत करो, ऐसे भी मत करो, कैसे भी मत करो, सीधा काम कर लो। क्या करना है, ए का गुणा डी से कर दो और बी का गुणा सी से कर दो। तो क्या आ गया, ए डी अपॉन बी सी। समझ में आ गई बात आपको। जैसे आपको लिखा है 5/7 का भाग आपको देना है 6/9 में। 9 क्यों, 11 में। तो आप कैसे करेंगे, 55 ऊपर आ जाएगा, 7×6 = 42, 55/42 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ खास करना नहीं है। अगला जो पॉइंट आएगा आपका वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात रह गई है। कई बार क्या होता है, एक संख्या और एक भिन्न में डिवीजन करवाता है वो, है ना। कि संख्या ए है, ए के अंदर एक भिन्न का भाग दो बी बटे सी का। तो भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे ना। ए को a/1 लिख सकता हूं, या फिर आपको ऐसा दे दिया जाए कि a/b एक भिन्न है साहब, उसमें c का भाग दो, तो भी इसको एक बना लेंगे। ये लो, भिन्न बन गई। क्लियर है ना बात इतनी। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना आपसे करवाता है। सबसे पहले तो हम, बाद में लिखना, पहले देख लो इधर। सबसे पहले तो हम उन भिन्नों की तुलना करेंगे जिनका हर समान हो। आपने दो शब्द तो सुने होंगे ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही क्रम अवरोही क्रम सुने हैं ना। क्या क्या होते हैं साहब। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें, किसी को भी नहीं है, पक्का। भाई आरोही होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही होता है, अव का मतलब गिरना होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो आपको कुछ संख्याएं दे दी, जैसे उन्होंने दे दिया 5/7, 11/7, 16/7, 25/7, 3/7, 2/7, 48/7, 24/7। ऐसे आपको कुछ भिन्नें दे दी। आपको कहा गया क्या क्वालिटी है इन भिन्नों की, इनका हर समान है। आपको कहा गया इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे जमेंगे देखना। क्या करना होगा आपको, जिन भिन्नों का हर समान है, मतलब आप विभिन्न प्रकार की संख्याओं में समान संख्या से भाग दे रहे हो, ठीक है ना। तो जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका उत्तर उतना बड़ा आएगा, जो जितनी छोटी होगी उसका उत्तर उतना ही छोटा आएगा। तो सबसे छोटी कौन सी आएगी, 2/7। इससे बड़ी 3/7, फिर 5/7, फिर फिर और सबसे लास्ट में आ जाएगा 48/7। जम गया। अवरोही क्रम में जमाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाओगे, तो कैसे जमाओगे भाई, उल्टा कर देना है इसका, सीधा सीधा बड़े से छोटे की ओर जाना है ना हमको। तो क्या कर देना है, 48/7 सबसे बड़ा, इससे छोटा 25/7, फिर 24/7, फिर 16/7, फिर 11/7, फिर 5/7, फिर 3/7 और फिर 2/7। क्लियर है कि ये। चलो, दूसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे कि जिनके हर समान ना हो, मतलब जिनके
नहीं, अंश समान हो, ये कैटेगरी हम पढ़ेंगे कि जिन भिन्नों के न्यूमरेटर्स इक्वल हो जाएं तब हम उन भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिख दिया 5/6 और 5/7। आपको कहा गया दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है। एक सिंपल सी बात समझो कि एक ही संख्या है, उसमें हम अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं, क्योंकि अंश समान कर दिया ना आपने, तो ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, उसमें हम अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं। अब जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उत्तर उतना ही छोटा आएगा कि नहीं आएगा। तो जिनके अंश समान है उनमें भी हमें हर कोई चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हर जितना बड़ा वो संख्या उतनी ही छोटी। समझ में आ गई बात। और जिनका अंश वो हर छोटा, वो संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। समझ में आ गई। तो अगर अंश समान हो तो तुलना कैसे करनी है, क्लियर हो गया। यहां तक की बात लिखो, उसके आगे करते हैं फिर। अरे जनसंख्या वृद्धि करो थोड़ी सी इस बैच में, है ना। सही। अरे 35-40 तो होने चाहिए यार, मजा नहीं आता 35-40 के बिना। और ज्यादा की मैं नहीं कह रहा, पर 35-40 तो करो। हैं। आपको ऐसे नहीं लगता कि बगल वाली क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? हमारी क्लास में भी तो होने चाहिए थोड़े से, है ना। क्या। नहीं, किसी भी फील्ड का क्यों, बीएड वाले जा सकते हैं। यार कैसी बात कर रहा है तू। हाँ। मतलब 1/6 भाग में ही चल रहे हो तुम, है। तो 1/6 तो करो, उधर 300 है तो 50 तो लाओ। लिख लिया भाई सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम भी मास्टर बनोगे, वो भी मास्टर बनेंगे, है ना। तुम सेकंड ग्रेड के होके भी सीनियर स्कूल में पढ़ाओगे, वो थर्ड ग्रेड के होके भी प्राइमरी में पढ़ाएंगे, हैं। चलो, इज्जत ज्यादा मिलेगी, भले पैसे कम मिलेंगे तुमको। पर इज्जत उनसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना। बड़े बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। माथा फोड़ी होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने में। समझ में आई बात। चलो आगे देखो। जब ना तो हर समान हो, ना अंश समान हो, तब हम क्या करेंगे। कोई क्रम नहीं है आपके पास भिन्नों में, ना तो हर समान ना अंश समान। जैसे दो भिन्न आ गए आपकी, A/B और C/D। इनकी आपको तुलना करनी है, ध्यान से देखना। जैसे आपकी एक भिन्न आ गई 7/8 और एक भिन्न आ गई 11/13। ठीक है ना। ना अंश समान है ना हर समान है, इनकी तुलना हमें करनी है। तो कैसे करें। एक ही ऑप्शन बचता है, 8 का भाग दो 7 में, है ना, और 13 का भाग दो 11 में। हाँ। अच्छा, उसको 13, वो तो बात वही है, माथा फोड़ी उतनी है कि उसको 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, हर सेम बनाओगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आप कह रहे हो कि सर इनके डिनोमिनेटर सेम बना दो, है ना। चलो अब सुनो ध्यान से मेरी बात को। कोई हर सेम बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको करना क्या है देखो। आपको करना है ए का गुणा डी से कर देना है और बी का गुणा सी से कर देना है। कर सकते हो ना इतना सा काम तो। ए डी और बी सी दो टर्म आएगी ना आपके पास, सेम टू सेम इसमें भी कर देना है और सेम टू सेम यहां भी कर देना है। कोई दिक्कत है।
कर सकते हो ना ये काम, बड़ा आसान सा काम। तीन कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है? या तो एडी बीसी से बड़ा आ जाए, या एडी बीसी से छोटा आ जाए, या एडी बीसी के, इसके अलावा और कुछ थोड़ी ना हो सकता है। यदि आपका एडी बीसी से बड़ा आ गया तो आपकी जो भिन्न है ना ए बटे बी, वो 100% बड़ी आएगी किससे? सी बटे डी से। अगर एडी छोटा आया है बीसी से तो आपकी भिन्न ए बटे बी छोटी रहेगी किससे? सी बटे डी से। और अगर ये बराबर आया है तो आपकी दोनों भिन्न आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। कर सकते हो भाई। अभी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं कि 2/5, 3/7 और 4/9 को आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ। कोई क्रम नहीं है इनके अंदर, तो पहले दो की तुलना करो, फिर दो में से जो छोटी या बड़ी है उसकी तुलना तीसरी से करो। समझ में आ गई बात? तो आपको तुलना कैसे करनी है? ऐसे करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करके जिधर वाला पार्ट बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो गई, जिधर का छोटा वो छोटी। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत है? अब जैसे आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं। आपको पता है 3/4 लिखा मैंने, 2/3 लिखा। 2/3 छोटा है 3/4 से। 2/3 होता है 0.67 और 3/4 0.75 है ना? देखो तुलना करके देख लो, ये कितना आ गया? 3×3 = 9, 4×2 ये बड़ा आ गया ना, तो ये भिन्न क्या हो गई? बड़ी हो गई। क्लियर है बात इतनी? लिख लो। लिखा क्या? लिख लिया? चलो, अब सब कॉपी पेन कर दो बंद और बोर्ड पे देख लो 10 मिनट के लिए, ठीक है ना? हालांकि मुझे नहीं लगता कि सवाल आएगा इसमें से, पर एक बाई चांस आ जाए तो फिर आप मेरे को कोसोगे, तो वो मैं नहीं चाहता, है ना? देख लो, डेसिमल फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शंस के आगे दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक तो रिकरिंग डेसिमल होता है ना? एक तो प्योर होता है और एक मिक्स्ड होता है। रिकरिंग डेसिमल, तो आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और एक मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसको शांत और अशांत भी बोल दिया जाता है। प्योर एंड मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस उनको हम बोलते हैं। क्या होते हैं देखिए, जैसे आपने एक भिन्न लिखी 10/3 लिखी, अनुचित भिन्न है एक। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10 का भाग 3 में दो, वो 10 में 3 का भाग दो। मैंने 3 का भाग देना शुरू किया 10 में, 3×3 = 9, बचेगा 1, पॉइंट लग गया, डेसिमल ले लिया हमने, तो 0 आ जाएगा, है ना? फिर 3×9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, चलता जाएगा ना ऐसे। खत्म होने वाला है कि ये भाग कभी? एक बचता जाएगा, 0 आता जाएगा, 3×3 = 9, एक बचता जाएगा। तो आपका ये फ्रैक्शन कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा, 3 3 3 3 3 चलता ही जाएगा। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति, आवर्ती हो रही है, बार 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 आपका सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा, होता जा रहा, कहीं खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो रिकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं हम, जब दशमलव के बाद आपका कोई संख्या है वो रिपीट होती चली जाए। क्लियर है ना बात इतनी? इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्योर और एक होता है आपका मिक्स्ड। प्योर और मिक्स्ड में क्या अंतर है?
प्योर तो होता है कि आपका दशमलव के बाद जो डेसिमल आ रहा है ना, वो ही आता चला जाए। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपने लिख दिया 1.252525, या फिर 0.387 ऐसे। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। समझ में आ रही है बात? दूसरे होते हैं आपके मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, जैसे आपने लिखा 1.2967676767 एंड सो ऑन, आगे तक चला जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें? 29 कि ये ना तो रिकरिंग हो रहा है ना और कुछ हो रहा है। रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आ गई हमारे साथ, इसने हमारे वो जो एक पैटर्न बना हुआ था उसको बिगाड़ दिया। तो ये वाला क्या कहलाता है? आप मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अंतर क्लियर हुआ कि दशमलव के बाद अगर रिपीटेशन सेम है तो प्योर, रिपीटेशन में पहले कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो मिक्स्ड। क्लियर है बात इतनी? अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्योर और मिक्स्ड क्या होते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको एक भिन्न दे दी, जैसे 0.292929 एंड सो ऑन। आपको कहा गया है इस भिन्न को P बाई Q के फॉर्म में लिखिए। क्लियर है? डायरेक्ट ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा। आई थिंक आप लोगों में से भी कुछ को आती होगी, पर उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। भाई हमने क्या किया? हमने 10/3 P बाई Q का फॉर्म था कि नहीं था? इसका एक्सटेंशन ये आया कि नहीं आया? आया ना, 3.33। अब आपको अगर एग्जाम में दे देता कि 3.333, इसको आप बदलिए, किसमें बदलिए? P बाई Q के फॉर्म में बदलिए, तब आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? इसको लिखते कैसे हैं? जैसे ये संख्या है, इसको कैसे लिखेंगे? 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होगा कि ये रिपीटेशन में आ रही है। 1.25 और 25 के ऊपर क्या? बार। 0.387 और उसके ऊपर क्या? इसको कैसे लिखेंगे? 1.2967 और 67 के ऊपर बार। समझ में आ गई? लिखते कैसे हैं? अब मुद्दा ये आता है कि इसको P बाई Q के फॉर्म में कैसे बदलें। पहले तो आप वो बदलना सीख लो, फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। बेसिक थोड़ा सा सीख लो, जरूरी है आपके लिए। ठीक है? अब सुनो, जैसे आपने भिन्न लिख दिया, अभी आपके सामने ही एग्जांपल लिया था तो अच्छे से क्लियर होगा। 3.3 के ऊपर बार, ये भिन्न आपकी आ गई कि ये डेसिमल फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमें P बाई Q के फॉर्म में लिखना है। लिखना है, क्या करें? मैंने इसको मान लिया x बराबर 3.3333 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। कोई इश्यूज है इसमें? कतई कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगर मेरे को P बाई Q के फॉर्म में इसको लाना है तो इसका जो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, इस पे मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात इतनी? और ये जब तक रिपीटेशन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं मैं रिपीटेशन पे कंट्रोल हो जाए? ये लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया? मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग लगा के ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको दोनों साइड 10 से गुणा कर दिया। कर दिया तो ये इधर गुणा होगा 10 से तो 10x हो जाएगा, और इधर गुणा होगा 10 से तो दशमलव एक आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। पता है ना इतनी सी बात सबको भाई? तो ये कितना होगा? 33.3333। ये तो चलता जाएगा अथाह समुद्र, इसमें कमी थोड़ी आएगी। क्लियर है बात इतनी? चलो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, पर हमको मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है? जहां से अगेन आपका रिपीटेशन शुरू हो रहा है। 2 अंक छोड़ के रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अंक छोड़ के हो रहा है तो 1000 से कर दो। समझ में आ रही है बात आपको? अब आगे मैंने क्या किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर दिया लेस। ये बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, ट्रिक्स बाद में बता दूंगा। ठीक है ना?
तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस किया तो ये कितना आएगा 33.3333 ये चल रहा है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 क्या है x बराबर 3.3333 ये चलेगा चलेगा साहब कोई दिक्कत है इसमें। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दशमलव के बाद। और ये कैंसिल तभी होगा जब दशमलव के बाद ऊपर और नीचे का रिपीटेशन समान होगा। इसलिए मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि 2 अंक छोड़ रहा है तो 100 से गुणा कर दो, 3 अंक छोड़ रहा है तो 1000 से गुणा कर दो। कट गया ना साहब कट गया। मैंने घटा दिया इनको, कितना हो गया 10 में से 1 गया तो, और 33 में से 3 गया तो 9x बराबर 30 आपके पास आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30/9। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, आ गई है इसका p/q फॉर्म। कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल और करते ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर हम क्लियर करेंगे आगे की बातें। आपकी सीट में भी डाले हैं मैंने ये सवाल, 2 4 5 सवाल है, सॉल्व करना उनको। हाँ भाई, जैसे मैंने लिख दिया 0.2967 वही लिखा था नंबर अभी, और 67 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे कंक्लूड करें, समझ में आ रही है बात आप? ठीक है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0.29676767 ये चल रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1 आपका हो गया। रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 अंक छोड़ के स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 100x बराबर 29.676767 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाऊंगा तो दशमलव के बाद दोनों जगह अलग अलग संख्याएं हैं, और घटाते कहां से, इकाई अंक से। इकाई अंक का हमें इसका पता ही नहीं है कहां जाके खत्म हो रहा है ना। तो इसमें से इसको घटा दोगे तो ये घटेगा तो नहीं पूरा पूरा, कि दशमलव के बाद सारी की सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तो काट दूंगा मैं आसानी से। तो मैंने एक बार इसी इक्वेशन को किससे और गुणा कर दिया, या तो इसको 100 से गुणा कर लो या इसको 10,000 से गुणा कर दिया। 4 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा ना अब। तो ये कितना हो जाएगा 10,000x बराबर 2967 तो आ जाएगा बाहर। बाकी आगे क्या चलेगा 0.67676767 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं घटाऊं, ये आ गया आपका 10,000x बराबर 2967.676767 सो ऑन, एंड 100x बराबर 29.676767 ऐसे ही चलेगा। घटा दिया, 10,000 में से 100 गए तो कितने बच गए 9900। तो ये आ जाएगा 9,900x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो ही जाएगा पूरा। इधर देखो 17 में से 9 गए तो 8, 5 में से 2 गए तो 3, ये आ गया आपका इक्वेशन। और इसको जब आप आगे लिखोगे तो ये x बराबर आ जाएगा 2938 अपॉन 9900, p/q फॉर्म। समझ में आ गई क्या बात इतनी। कई बार ये सवाल वेरिएबल में भी बन जाता है ना। जैसे कैसा सवाल बनता है, मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। आपको दे दिया कि x बराबर 0.A1A2 इस तरीके की फॉर्म दे दी, ठीक है ना, कि ये आपका कोई डेसिमल नंबर था, ठीक है। इस डेसिमल नंबर को आपको चेंज करना है, तो भी आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल बनता है, मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं। देखो क्या सवाल बन जाता है, 1 सेकंड रुको।
सवाल ये है आपका, देखो ध्यान से, कि आपकी कोई संख्या है इस प्रकार की, यदि x बराबर 0.a1 a2 a1 a2 a1 a2 आपका दिया हुआ है, इसको कहा गया है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट 4 डिजिट नंबर, a विल बी इंटीजर। कि ये संख्या है, इसको हम कौन सी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या से गुणा करें, गुणा करें कि x एक पूर्णांक प्राप्त हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाता है यहां से, कि 0.a1 a2 a1 a2 इस टाइप का एक नंबर था, इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को, रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम कौन सी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या से गुणा करें कि ये पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक बन जाए मतलब फ्रैक्शन ही ना रहे। क्लियर है ना? तो ये सवाल आज का आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घर पे करके लाना, और नहीं आए तो कल मेरे से पूछना। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्लियर है क्या आपको? कोई दिक्कत है इसमें? चलो लिख लो। किसका? 9900 होता तो मैं सवाल थोड़ी देता आपको। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, क्यों भाई? लगाओ, देखे दिमाग क्या आ सकता है आंसर। घर जाके करना, होमवर्क है आपका, ट्राई करना है। 1000? घर जाके ट्राई करना, फिर कल देखते हैं इसको। मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। लिख लिया भाई सबने? हाँ जी। चलो आगे बढ़े, मिटा दू साहब? रुके। मिटा दें? देखो, आगे देखो, जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं आपके पास, 0.77 के ऊपर बार, 0.88 के ऊपर बार, है ना, 0.2323 के ऊपर बार, 0.6767 के ऊपर बार, 0.395 के ऊपर बार, 0.62678 इसके ऊपर बार, 0.2395, 0.6789 के ऊपर बार। ठीक है, 0.122545 के ऊपर बार, 0.37979 के ऊपर बार, 0.256767 के ऊपर बार, 0.592222 के ऊपर बार, 1.03
1.93232 के ऊपर बार, 2.43939 के ऊपर बार, 3.456767 के ऊपर बार, 5.293434 के ऊपर बार, 7.2391 इसके ऊपर बार और 8.4946946 के ऊपर बार। ठीक है, अब लिखना करना बाद में, पहले इधर देख लो। ये आपके सवाल है कि इनको सबको किस में बदलना है, P बाई Q के फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। जितने अंकों के ऊपर बार है ना, 7 ऐसे कैसे लिख लो, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे क्या लगा दो, 9 लगा दो। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, क्या करना है, 23 ऐसे कैसे लिखा, 2 नंबर के ऊपर बार है, 99, 23/99। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया, कितना करना है, 395 अपॉन 999। क्लियर है बात इतनी। ये क्वेश्चन मैंने किया, क्या करना है, 2394/9999 लिख दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या करना है आपको, पहले तो वो नंबर ऐसे कैसे लिख लेना है, 245 था, लिख लिया। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, कर सकते हो। अपॉन दशमलव के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है उतना तो 9 लिखना है, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनका क्या लिखना है, 0 लिखना है। समझ में आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 243/990 आपका आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी। हाँ, 245 तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसके ऊपर बार नहीं था, 2 के ऊपर, तो जिस नंबर पे बार नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, आगे आ रहे हैं एग्जाम्पल आपके लिए, है ना। तो जितनों के ऊपर बार नहीं है ना वो पूरा माइनस होगा, अपॉन जितनों के ऊपर बार है उनका 9, जिनके ऊपर बार नहीं है उनका 0। समझ में आ गई ना बात। ये सवाल मैंने किया, क्या करना है, 2567 वैसे की वैसे लिख लिया, 25 के ऊपर बार नहीं है ना, तो -25 अपॉन 99। क्लियर है बात इतनी। 7 में से 5 गया तो बच गया आपका 2, ये बच गया आपका कितना, 4, तो ये आ जाएगा 2542/9900। कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। अच्छा, आगे चलो, क्या करना है आगे, 1932 मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है, लिख सकते हो ना। क्या करना है, जिनके ऊपर बार नहीं है ना उनको सबको माइनस कर दो, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्या कर दिया, माइनस, बटे में 990। ध्यान रखना, दशमलव के बाद वाले अंकों का 9 और 0 लगेगा, दशमलव से पहले वालों का नहीं लगेगा। क्लियर है बात इतनी। 99 तो इन दोनों का हो गया और 0 किसका हो गया, 9 का। क्लियर है बात इतनी। तो ये कितना आ जाएगा साहब, 12 में से 9 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 1913/990। क्लियर है बात इतनी। इसमें क्या करना है साहब, 34567 माइनस 345/9900 कर सकते हो, कोई इश्यूज है। अच्छा, इसमें क्या करना है, 72391 माइनस 72/999 कर सकते हो, कोई इश्यूज है, उतार लो और बाकी के लिख लो साथ के साथ। सवाल इस प्रकार आता है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं एक आपका। सवाल आपका आएगा 2.33 के ऊपर बार प्लस 4.39 मल्टीप्लाइड बाय 2.76 माइनस 5.49 और माइनस 0.98। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम।
बाकी सबके आंसर लिख लेना अभी के अभी, जो मैंने छोड़े एग्जाम्पल। सबकी नोटबुक चेक होगी अभी। बाकी सबके आंसर लिख लेना साथ के साथ। ये नहीं कि मेरी तरह खाली छोड़ दो, मास्टर बनने में भी टाइम लगेगा तुमको। खाली मत छोड़ना, ठीक है। हो गया भाई। आई थिंक लिख लिया होगा सबने। हाँ ना, मिटा दे। हाँ भाई, तो भिन्नों के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, पर्याप्त आपके लिए। कुछ सवाल हैं सीट में जो हो सकता है आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं भिन्नों के अंदर, तो वो मेरे से पूछ लेना जैसे ही आप सीट ले लोगे, ठीक है ना। जैसे एक कुछ इस टाइप के भी सवाल मिलेंगे, 2+1, 3/1, 4/2+3/, इस टाइप के भी सवाल मिलेंगे, कर सकते हो ना, है ना। नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। चलो चलो, अब आगे की बात करते हैं। अब हम मूव करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। लोगों को लगता है कि उनको एलसीएम और एचसीएफ आता है, पर उनको नहीं आता है ना, कि एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना ही एलसीएम एचसीएफ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, हालत खराब हो जाती है उन क्वेश्चन को करते करते। इतने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ।
भाई देखो, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जो है ना, वो हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा ढंग से। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब इसी के नाम में छुपा हुआ है, गौर से समझना, आई थिंक आपको क्लियर होगा। देखो, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट या फिर हायर कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो हिंदी में इसको हम लिखेंगे सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। और इसको क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है? या फिर आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त्य, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है साहब, ये बातें तो आपको पता होगी। अब एलसीएम और एचसीएफ को सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी होगी ना, ये और ये। छोटा और बड़ा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, पर हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि गुणज क्या चीज होती है और गुणनखंड क्या चीज होती है। ठीक है ना? छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। 7 का पहाड़ा तो आता होगा सबको। ठीक है, इतना ही क्लियर है। ऐसे ही होते हैं, 7 का पहाड़ा हम बोलते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिखते हैं हम, 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, 7 गुणा 4, 7 गुणा 5, 7 गुणा 6, 7 गुणा 7। हर बार एक सात को बढ़ाते जा रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जैसे भी आप समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, मैं अगर आपको एक बात कहूं कि 7 के सारे क्या हैं? मल्टीपल है। मल्टीपल क्यों? क्योंकि 7 में कुछ गुणा कर रहे हैं, तभी तो ये संख्याएं हमको प्राप्त हो रही है। ये 7 का पहला मल्टीपल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो किसी संख्या में कुछ गुणा करके प्राप्त हो रहा हो ना, वो क्या होता है? उसका गुणज। ठीक है ना? कोई भी संख्या आपने ले ली, 2, 5, 6, 8, 9, जो भी संख्या आपने ली, उसमें अगर आप कुछ गुणा करके प्राप्त कर रहे हो, वो क्या है? उस संख्या का गुणज है। अब जैसे मैंने कहा कि 7 का पांचवा गुणज क्या है? 35 है। ठीक है? तो 35 का एक गुणनखंड क्या होगा? 35 के टुकड़े करके देख लो, 5, 7, 35। तो 7 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है? तो गुणज और गुणनखंड को सबसे बेसिक तरीके से और आसान तरीके से सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या है? कोई दो संख्याएं इस प्रकार हो कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। चला जाए, तो ये जो संख्या है, इसका ये क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। समझ में आ रही है? मल्टीपल कहलाएगा। कोई दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। और दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगा? गुणनखंड आपका कहलाएगा। समझ में आ गया कि गुणज और गुणनखंड क्या बला है? क्लियर हो गई बात? अब आपको कुछ संख्याएं दी जाती है कि जिनका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कुछ नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, 2-3 नंबर आपको दे दिए गए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उनके गुणज देखने। जैसे आपको एलसीएम निकालने का दे दिया, आपको कहा ए बी सी तीन संख्याएं, इनका एलसीएम निकालो। ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनके गुणजों पर जाना पड़ेगा। मतलब आपको ए बी सी के गुणज पता होने चाहिए। फिर गुणज के बाद किस पे जाना पड़ेगा? उभयनिष्ठ। हमको उनके कॉमन गुणज देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? जैसे 35 5 का भी गुणज है,
35 7 का भी गुणज है, ठीक है ना। 7 के गुणज 70 भी है, 70 5 का भी गुणज है, 140 7 का भी गुणज है, 140 5 का भी गुणज है। अब हमें बात किसकी करनी है? सबसे छोटा। भाई कॉमन फैक्टर तो हम बहुत निकाल सकते हैं, पर हमें कौन से कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है ना, सबसे छोटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, आपको कहा गया कि संख्या 4 और संख्या 6 का एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। 4 के गुणज मैंने लिखे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 दाई 40, ये 44, ये 48, ठीक है। 4 के ही गुणज है ना सारे के सारे। अच्छा 6 के गुणज लिखाओ जरा मेरे को। 6 दूना 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सात 42, 60, 66, 72, ये लिख दिए। गुणज तो हमें पता लग गए, 4 और 6 के गुणज कौन कौन से हैं। अब किनकी बात करें हम? उभयनिष्ठ की। तो आप देख पा रहे हैं 12 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणज है कि नहीं है दोनों में, ठीक है ना। 12 के बाद आप देख पा रहे हैं 24 भी क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणज है। 24 के बाद आप देख पा रहे हैं 36 भी दोनों का उभयनिष्ठ गुणज है, 48 भी दोनों का उभयनिष्ठ, और आगे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आप चलते जाओ आगे बहुत सारे गुणज मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना। पर हमें कौन से की बात करनी है? तो सबसे छोटा गुणज क्या है? ये क्या होगा? वास्तविक, मतलब समझ में आया एलसीएम का कि एलसीएम क्या बला है? क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत? तो अब इसको इतना लिख लो, पहले गुणज को लिख लो कि गुणज क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल दोनों को लिखो, इनके एक्सप्लेनेशन लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे फिर। लिख लिया भाई सबने? हाँ चलो, अब आगे देखो साहब, अब बात करते हैं हम एलसीएम। अब आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम का मतलब तो समझ आ गया, पर आप इसको शब्दों में कैसे बोलोगे? मतलब तो क्लियर हो गया ना, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक एक शब्द का मतलब क्लियर हो गया। होता क्या है, किन्हीं दी गई संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए? भाग चला जाए। क्लियर है ना बात इतनी? किन्हीं दी गई संख्याओं का
लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने के मेथड्स कौन कौन से हम यूज में लेंगे। कि साहब एलसीएम निकालने की विधियां क्या क्या है। सबसे पहली विधि जो आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते आए हो, कौन क्या नाम बोलते हैं उसको? हाँ जी, वो तो बाद की बात है। पहली विधि होती है आपकी भाग विधि, डिवीजन मेथड। दूसरी विधि होगी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है साहब? तो इन दोनों विधियों से हम क्या सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। एक विधि तो अभी कर लेते हैं जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है, दूसरी से कल सीख लेंगे। ठीक है साहब? देखो, सुनो, आपको कहा गया कि संख्या 80, 90 और 140 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए कि साहब इनका लघुत्तम लसक क्या होगा। तो भाग विधि तो क्या कहती है कि सीधे सीधे भाग दिए जाओ, जब तक एक ना आ जाए तब तक रुकना मत। ठीक है ना? ये आप बचपन में करते थे, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे। जब क्या करेंगे, 40, 45, 70, दो का भाग अभी भी जाएगा, 20, 45, 35, दो का भाग अभी भी जाएगा, 10, 45, 35, दो का भाग अभी भी जाएगा, 5, 45, 35, तीन का भाग चला जाएगा, 5, 15, 35, तीन का भाग फिर से चला जाएगा, 5, 5, 35, पांच का भाग जाएगा 7, 7 का भाग जाएगा। ठीक है ना? तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 2, 2 बेस टू दी पावर 4 इंटू 3 बेस टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या हो जाएगा साहब, इनका एलसीएम हो जाएगा। डिवीजन मेथड आप सभी करते आ रहे हो, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं रही होगी। दूसरी विधि है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है ना? चलो।